अविनाश, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश। अभी हम लोग नवादा लोकसभा का पूरे लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं और कुछ एक ब्लॉक में नगर परिषद का चुनाव भी चल रहा है। आप सबने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन आज जो मैं लाइव आया हूं उसका जो सब्जेक्ट है वो है मनीष कश्यप, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल से बाबा बागेश्वर अभियान के कारण मनीष कश्यप के बहुत सारे वीडियोस रह गए थे जो बना नहीं पा रहा था। तो आज मनीष कश्यप के मैटर पर बहुत सारे समर्थक मनीष कश्यप के हमसे सवाल कर रहे थे कि मनीष कश्यप का अपडेट क्या है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप अभी साउथ में ही है, जेल में, और उनके ऊपर एनएसए अब तक लगा हुआ है। लेकिन अपडेट जो लोग जानना चाह रहे हैं, मैं कह दूं कि मनीष कश्यप जैसा शेर अब धीरे धीरे लगता है कि टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कमाने का सोर्स था, जो आदमी आराम से 10 मिनट का एक वीडियो बना करके 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज लाता था और महीने में आराम से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर लेता था, जीएसटी भर के, टैक्स भर के, ऐसा नहीं है कि उसने कोई ब्लैक काम करके कमाई करता था, वो व्यक्ति समाज में सुधार लाने का एक प्रण लेता है। और आपको मैं बता दूं कि उसकी माँ पिछले 4 वर्षों से कहते आ रही थी कि बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, क्योंकि हर माँ बाप का एक ही इच्छा होता है कि उसका बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाए और उसकी शादी अच्छे घर में अच्छी लड़की से हो जाए। ठीक उसी तरह एक आम गृहिणी की तरह, एक आम माँ की तरह मनीष की माँ की भी यही इच्छा थी कि उसका बेटा भी शादी कर ले। लेकिन मनीष ने अपने छोटे भाई की शादी तो करवा दी, बट अपने बड़े भाई को खुद की शादी उसने नहीं करी। तो कहने का मतलब है कि उसका प्रण है वो समाज में दुनिया जो कमियां हैं, जो नेता लोग जो कमी ला रहे हैं, विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर है, दारूबंदी के नाम पर जो गंदा मजाक किया जा रहा है बिहार राज्य की जनता के साथ, उन सब चीजों को वो दिखाता था, खुलेआम दिखाता था, डंके की चोट पर दिखाता था। इसी कारण से, शायद इसी कारण से एनएसए लगाया गया है, क्योंकि कोर्ट में बहस के समय कपिल सिब्बल यही कहते हैं कि ये लड़का आदतन अपराधी है। तो मैं हालांकि कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता, मैं माननीय कोर्ट से बस यही पूछना चाहता हूं, या कपिल सिब्बल साहब से मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आदतन अपराधी है, क्या आपने कितने अपराधियों को रोड पर जनता की समस्या का निदान करते देखा? आपने कितने अपराधियों को रोड पर आम आदमी के लिए लड़ते देखा? आपने कितने अपराधियों को ये देखा कि वो किसी गरीब व्यक्ति की अपने जेब से पैसे लगा करके उसे बिजनेस करने में मदद करता है? ऐसा काम कोई अपराधी करता हो कपिल सिब्बल साहब तो मुझे भी दिखाएं, मैं भी मिलना चाहता हूं। लेकिन कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, मामला हाई कोर्ट में है, दोनों कोर्ट में अपील कर दी जा चुकी है। अब देखना है कि हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है। लेकिन जहां तक बात मनीष कश्यप की है, तो मनीष अभी भी साउथ में ही है, जेल में ही है। मनीष को जो सजा मिली है वो पता नहीं किस बात की मिली है। अगर देर से न्याय होता है तो हमारे नज़र में तो वो अन्याय ही होगा। कपिल सिब्बल साहब से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आदतन अपराधी की परिभाषा आपके नज़र में क्या है? कौन होता है आदतन अपराधी? वो अपराधी जो जेल से निकलने के बाद फिर किसी का मर्डर करता है, रेप करता है, लूट करता है, खसोट करता है। आप मुझे बता दो मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया? अपराध किसे कहते हैं? अपराध उसे कहते हैं जो समाज के विरोध में किया जाए, जिससे समाज को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति के कारण कोई नुकसान हो, अपराध वो है। मनीष कश्यप ने किसका नुकसान किया? मनीष कश्यप का एक वक्तव्य कि मैं आपका सरकार इतने दिन में भी गिरा दूंगा, इतना भारी वक्तव्य तो नहीं था, क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर आए थे तो बहुत सारे नेताओं ने खुलेआम उन्हें गाली देने का काम किया। तो मैं तो देख रहा हूं कि उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। वो अपना राजपाट खुद अभी भी चला रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र और प्रजातंत्र नहीं है? क्या ये राजतंत्र है?
क्या यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या एक गरीब का बेटा राजा बनने का औकात नहीं रखता? क्या एक आदमी अगर आपको चैलेंज करता है कि मैं आपकी सरकार इतने दिन में गिरा दूंगा, तो उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं? या फिर अभी तक कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ क्या साबित किया? मैं जानता हूं कि एनएसए का जो कानून है, वो कानून किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का विशेषाधिकार होता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो बंदा उसके स्टेट के खिलाफ कुछ गलत काम कर सकता है, स्टेट की जो खुशहाल जीवन जी रहा है वहां पर वो सेंध लगा सकता है, कोई आतंकवादी घटना घटा सकता है, तो ऐसा कौन सा चीज मनीष कश्यप के प्रति वहां के गवर्नमेंट ने देख लिया? ठीक है, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर था उसका प्रयोग उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो वही जाने, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर सकूं। लेकिन कपिल सिब्बल जी, मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि पैसा देख करके, पावर देख करके किसी भी गलत को नहीं फंसाइए, ये गलत है और हर हाल में गलत है। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उन सबसे बताना चाहूंगा कि मनीष कश्यप के मामले में मैं आपको बता दूं कि अभी एक आंदोलन मोतिहारी में अनिकेत रंजन नाम के शख्स ने किया था, जो कि सफल रहा, और अब उनके समर्थक आंदोलन करते हैं या कोर्ट जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जब जैसा अपडेट आएगा टाइमली आपको बताते रहेंगे। और मनीष कश्यप के समर्थक हर समय जो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मनीष कश्यप अभी भी जेल में ही है और कब जेल से वो निकलेंगे इसका भी अभी कोई अपडेट नहीं है। मामला अब हाई कोर्ट में है और मामला ये 100% स्टेट गवर्नमेंट के पाले में है। स्टालिन साहब से मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वो बंदा आरोपी है तो आप आरोप सिद्ध करके उसे अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बंदा उसने की कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे आप, तो लंबा समय हो गया है, तो नज़रअंदाज नहीं करें। कृपया इस मामले को आप भी संज्ञान में लें, क्योंकि आप भी समझ लीजिए, आपकी भी कोई माँ होगी, बाप होंगे, आपका भी परिवार होगा। मनीष कश्यप क्या जो गलत किया है, अगर गलत किया है तो उसको साबित करिए और तब उसको सजा दीजिए। निरपराध को सजा देना और देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर है। तो ये था अभी तक मनीष कश्यप से संबंधित आपको अपडेट जो मैंने देना जरूरी समझा। अभी हम लोग नवादा लोकसभा क्षेत्र में हैं, आप देख सकते हैं ये नवादा पटना रांची हाईवे है और हम लोग अभी तक कम से कम 32 गांव का विजिट कर चुके हैं और हिसुआ नगर परिषद एवं राजगीर नगर परिषद का भ्रमण करके हमने ये देखा कि कौन कौन से प्रत्याशी अभी दौड़ में हैं। दौड़ नेक टू नेक है, बहुत सारे सीट पे नेक टू नेक फाइट है और इन सब को बताने के लिए अभी हमारे साथ ब्यूरो हेड केशव जी भी जुड़ गए हैं। तो केशव जी का स्वागत है, आइए और थोड़ा सा अपडेट दीजिए। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का स्वागत है जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार लाइव के माध्यम से अविनाश जी आपको बता रहे थे कि मनीष कश्यप से जुड़े हुए मामलों में अभी तक क्या अपडेट है। बहुत खूब इन्होंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी होगी और इस जानकारी के बीच में हम अभी मौजूद हैं नवादा लोकसभा में। बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा अगर हॉट रहता है तो नवादा और मुंगेर लोकसभा सीट रहता है। उसी नवादा लोकसभा में भी हम मौजूद हैं जिस लोकसभा के वर्तमान सांसद अभी चंदन सिंह है जो लोजपा में से भी बिलोंग करते हैं। बहरहाल नवादा लोकसभा मेरे आने का पर्पस ये था क्योंकि करीब 4 दिन पहले हम लोगों ने नवादा लोकसभा आने का फैसला किया था, मगर पटना से लखीसराय मुंगेर लोकसभा के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की। उसके बाद मुंगेर से हम जमुई गए, जमुई लोकसभा के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। उसके बाद जमुई से झाझा नगर परिषद में इलेक्शन था। उसके बाद हम लोग नवादा लोकसभा पहुंचे। नवादा लोकसभा पहुंचने के बाद पता चला कि नवादा में जब चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है चुनावी सरगर्मी में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज पहलवान जो है उतरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मगर इस बार का जो चुनावी रणनीति होगी वो किस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है देखना यह भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो अविनाश जी, आप इस लोकसभा सीट को बहुत अंदरूनी चीज़ भी आप जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस जगह पे एक लंबे समय बिताया है। क्या है इस लोकसभा की सीट के बारे में क्या आप देखिए, ये जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है इसकी बदकिस्मती समझिए। इस लोकसभा की बदकिस्मती ये है कि ये बीजेपी का, पहले मैं यहाँ जो लोग दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं
कि ये बीजेपी का परंपरागत सीट है। यहाँ से बीजेपी ने आज तक जिस कैंडिडेट को भी खड़ा किया, एक आध बार के अलावे बाकी हर समय वो जीतते ही आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस शहर का ये है कि यहाँ पे हमेशा बाहर जिले के ही नेता, कोई बड़े नेता ही सही, लेकिन बाहर जिले के नेता ही यहाँ का शोभा बढ़ाते रहे हैं। तो अभी जो क्या है ना कि इस जिले का मांग शुरू से यही रहा है कि भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ के ही जो यहाँ का डिमांड भी है, जो हम आप अभी देख रहे हैं, जो डिमांड उठ रहा है पब्लिक से कि यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता हो। लेकिन चुनाव का वक्त जब आता है तो कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ का सांसद बन जाता है। और विडंबना देखिए इस शहर का, कि विडंबना ये है इस शहर का कि यहाँ का जो सांसद है वो सांसद बनने के बाद 5 साल तक ढंग से यहाँ दिखता भी नहीं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बस कभी किसी के भोज भैवी में आ गए तो आ गए, अन्यथा उनके पास काम करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, संसद में जाकर के कोई बात भी नहीं करते। तो अंदरूनी बात तो यही है कि यहाँ एक टीस है कि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र जहाँ जो बीजेपी का परंपरागत सीट है, जहाँ हमेशा बीजेपी जीतती है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक यहाँ पर एक भी कैंडिडेट ऐसा क्रिएट नहीं करा या कोई ऐसा कैंडिडेट सामने से नहीं आया जिसे टिकट दिया हो बीजेपी ने, जो नवादा का ही हो और नवादा का विकास के बारे में सोचे। कुछ नवादा लोकसभा के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में देना चाहेंगे। मतलब विगत 9 इलेक्शन से, मतलब 9 इलेक्शन मान लीजिए कि जो 1991 की जब हम बात करते हैं, 1991 के बाद नवादा लोकसभा के सांसद के रूप में जो व्यक्ति ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, मतलब जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा। नवादा में जब 1991 का चुनाव होता है, मतलब सोचिए आरजेडी या फिर महागठबंधन या फिर उस समय एनसीपी की बात आती थी, सीपीआई की बात होती थी, उस समय जो है 90 का दशक जो था, जाहिर सी बात है बिहार में एक ऐसा दौर रहा। उस दौर में पुराने जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब मार्क्सवाद पार्टी थी उस समय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है प्रेमचंद राम बने थे, 1991 में सांसद बने थे। उसके बाद जब हम 1991 की बात करते हैं, उसके बाद 1996 जब होता है, 1996 से वो दौर शुरू होता है बीजेपी के लिए। मतलब बीजेपी का ये जो सीट है कितना महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी ने आखिर इस लोकसभा सीट से कितने महत्वपूर्ण नवादा के लोगों को मौका दिया है या नहीं दिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। या फिर आरजेडी या महागठबंधन की जब चर्चा करते हैं तो आरजेडी से कौन से वैसे वो व्यक्ति थे जो नवादा लोकसभा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। मतलब ये ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। 1991 के बाद मात्र वो एक ही समय था जब आरजेडी ने एक बार अपने सांसद को यहाँ से मुख्य रूप से चुनाव जीतने का मौका दिया। मतलब आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते। वो कौन व्यक्ति थे, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। वो व्यक्ति थे मालती देवी, जो 1998 में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद 1999, मतलब मात्र जो इनका कार्यकाल था 1 साल का था, जिस समय जो सरकारें चली थी, जो अटल जी की सरकार चली थी, उस समय सरकार जो गिर गई थी, उसके बाद जो है पुनः चुनाव कराया गया था। मतलब 1 साल के लिए मालती देवी यहाँ के सांसद रही, जो कि राष्ट्रीय जनता दल मतलब की आरजेडी पार्टी से थी। उसके बाद का जो सिलसिला शुरू होता है वो हम आपको बताते हैं। उस सिलसिला में 1999 में जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर संजय पासवान, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होते हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। संजय पासवान का दौर क्या है अविनाश जी, उनके बताएं। संजय पासवान को तो आप बहुत बढ़िया जानते हैं। देखिए, संजय पासवान का दौर ये था कि संजय पासवान चुनाव जीते भी थे और उन्होंने छिटपुट काम किया भी था, लेकिन उसके बाद के जो जितने भी लोग आए, ठीक है, जितने भी लोग आए, चाहे वो कोई भी हो, एलजेपी के हों, बीजेपी के हों, आप जिनका भी लिस्ट में नाम देख लो, ये सब बाहर के ही हैं। संजय पासवान भी बाहर के हैं। अच्छा। मेरा मतलब जो यहाँ का डिमांड है, नवादा के लोगों का जो शुरू से मांग है, वो यही है कि नवादा का जो सांसद हो वो यहाँ का हो, ताकि यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में उसको पता हो। मतलब आप चूंकि बाढ़ के हो, यदि आप बाढ़ के हो तो आपको पता होगा कि बाढ़ की मुख्य समस्या क्या है। लेकिन यदि मैं झारखंड से हूँ और या मैं कहीं से भी हूँ और मैं आपको बाढ़ में आता हूँ, तो मुझे आपसे पूछना होगा ना कि बाढ़ में क्या है, नहीं है। तो यहाँ का मुख्य मांग यही है, क्योंकि ये लोग ठगे भी गए हैं। मांग सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ का चाहता है, मांग इसलिए भी है कि यहाँ के लोग ठगे गए हैं। मांग लोग करते हैं
जब चुनाव आता है मैनिफेस्टो तैयार होता है कि नवादा का मैं कायाकल्प कर दूंगा, नवादा में केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा, नवादा में चीनी मिलें खुल जाएंगी, नवादा में ढेर सारे कॉलेजेस बन जाएंगे, नवादा के रोड एक नंबर हो जाएंगे, नवादा के ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, ढाक के वही तीन पात। अभी चंदन सिंह के बारे में बात कर लें, अगर आप ये छोड़िए, अब देख लीजिए बीजेपी के सारे बीजेपी के ही हैं और बीरचंद्र पासवान चुनाव जीते थे आरजेडी के जी। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू मतलब मैक्सिमम पार्ट आप देखें तो बीजेपी एलजेपी इन्हीं बीजेपी एनडीए के गठबंधन के ही लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कहने का बात है ना कि ये कहते तो हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन संसद में आप जो सांसद बनते हो, आप पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि बनते हो, आपका काम है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो यहाँ का डिस्कशन जाके वहाँ करो, ताकि फिर वो बात नोटिस में आए और उस पर मंत्री आपको जवाब दे। लेकिन यदि आप वहाँ जाओगे ही नहीं, गए भी तो वहाँ बात करोगे ही नहीं, तो जो कंसर्न्ड मंत्री है, मान लीजिए सड़क परिवहन का है, उसको पता ही नहीं है कि नवादा में क्या क्या जरूरत है, तो कैसे फुलफिल करेगा? या ड्रेनेज सिस्टम या पॉल्यूशन या स्कूल या कोई भी डिपार्टमेंट, यदि आप जो वो पाठशाला बना, वो जो कॉलेज बना जहां सारे लोग को बैठ करके संसद जो बना, संसद क्यों बना? आपके क्षेत्र का विशेषता को, आपके क्षेत्र के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बना ना, ताकि आप उसी के आधार पर कानून बनाओ, टेंडर काम को वहाँ भेजो, तरह तरह की योजनाएं चलाओ। तो अभी सुनने में आ रहा है कि जहाँ पर आपको गन्ना मिल लगना था, वहां पर अभी सीमेंट फैक्ट्री बन गया अडानी का। 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है। और वारसलीगंज में ये गन्ना मिल था, जहाँ पे चीनी मिल था, वो मतलब कि आप जान लीजिए चीनी मिल का तो दुर्दशा आप जान ही रहे हैं पूरे बिहार में। क्या व्यवस्था है चीनी मिल के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो लोग थे, वो तो मर रहे हैं। बिल्कुल। सीमेंट फैक्ट्री लगने से क्या फायदा होगा? सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट अपना गाल थपथपाएगी कि हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र में कर दिया। लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो एरिया है खेतीहर किसानों का है, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का क्षेत्र नहीं है कि बहुत बड़े बड़े माइंस हैं। यहाँ का जो मेन आदमी है 70 से 80% वो किसान है। और किसान का मांग क्या है? 40 वर्षों से यही मांग है कि उस क्षेत्र में जो बंद पड़ी किसी चीनी मिलें, चूंकि वहां पर गन्ना का खेती सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। जूट मिल खोलिए, गन्ना का मिल खोलिए, आप राइस मिल खोलिए, तरह तरह का प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, ताकि किसान जो प्रोडक्ट वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है उसे तरह तरह के प्रोडक्ट को बना करके एंड यूजर तक पहुंचाए, मार्केट तक पहुंचाए, ताकि आम किसान को उसका फायदा हो। इस सीमेंट बनने से किसको फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होगा। देखिए, सीमेंट बनने का मतलब है कि यहाँ के लोगों को बहुत को खतरा नहीं है। बहुत यहाँ के लोग वहाँ पे सीमेंट ढोने का काम करेंगे, मजदूरी का काम करेंगे, इससे ज्यादा इनको कोई बेनिफिट नहीं। किसान है अब वो मजदूर बन जाए, मजदूर बनेंगे, जाहिर सी बात है। जो व्यवस्था जो इस एरिया के जमींदार हुआ करते थे, जो यहाँ के किसान हुआ करते थे, तो उनका सीधी सीधी मतलब एक बहुत बड़ी मतलब जो रकबा होता है, जो जमीन होता है, वारसलीगंज एरिया जब आइएगा तो गन्ना की खेती यहाँ पे महत्वपूर्ण था श्री बाबू के समय में। और उसी समय ये चीनी मिल भी लगा था। और चीनी मिल जो चालू हुआ था, बहुत सारे किसान जो थे यहाँ के, बहुत फायदा उनको मिल रहा था। दुर्भाग्य ये रहा कि वहाँ के जो लोकल विधायक है वो तो कुछ कर पाए नहीं। आज सीमेंट फैक्ट्री बन रहा तो उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको चीनी मिल चालू करवाना चाहिए था। आप कोई भी लोकल एमपी हो या एमएलए हो, तो पहले चीनी मिल फैक्टर होता था कि पहले यहाँ के किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ के व्यापारियों को हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सीमेंट तो वहाँ पे आ जाते थे। अगर जब चीनी की बात करें तो आज हमें चीनी पाकिस्तान से खरीदने की जरूरत पड़ती है। ये खुद समझ जाइए कि जो और गन्ना हम उपजाते हैं, और चीनी बाहर से आता है। उसका नतीजा समझ लीजिए, गन्ना हम उपजाते हैं और चीनियों हम ही खरीदते हैं, है ना? क्यों खरीदते हैं? बाहर से क्यों आता है? क्योंकि मिल बंद हो गया। और अब भाई अब बोलेंगे तो कहेगा मोदी विरोधी है, ये सभी समस्या है। सही बात पर डिस्कशन करिए तो बोलेगा मोदी विरोधी है। मेरा कहना है भैया, आप एक नहीं 10 फैक्ट्री खोल दो, लेकिन उस चीनी मिल को भी डेवलप करो ताकि किसान मारा नहीं जाए। क्योंकि यहाँ का जो मूल आधार है ना, वो किसानी खेती है। खेती किसानी करके ही आदमी यहाँ का पल बढ़ रहा है। तो यदि आप उसको ही मार दोगे तो वो कहाँ जाएगा? एक चीज बताते हैं आप सबों को, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोग ज्यादा जो व्यक्ति नवादा से हैं या फिर बिहार के अलग अलग कोने से हैं, इस वीडियो को पहले शेयर कीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं इस बार का चुनावी फैक्टर में नवादा बीजेपी के लिए हो या फिर महागठबंधन के लिए हो, जहां भी हम घूम रहे हैं, करीब 32 गांव नहीं, करीब लगभग हमने नवादा में करीब 450 किलोमीटर, सोचिए एक ही जगह पर अगर हम जाते हैं तो 450 किलोमीटर इन 4 दिनों में हमने दूरी तय की है।
और हर एक उस गांव में हम जाने का कार्य किए हैं जहां पे नवादा के लोगों के बारे में नवादा के सांसद के बारे में लोगों को क्या कहना है। तो सीधी बात हमें जैसा लग रहा है, जो पब्लिक रिव्यू में हम आपको दिखाएंगे भी कि आखिर में नवादा के सांसद की जो मुख्य मांगे है, जो स्थानीय सांसद की मांगे है, वो कब पूरी होगी। अविनाश जी इस पर बताएं, स्थानीय सांसद सबसे बड़ी डिमांड। देखिए, स्थानीय सांसद की मांग तो तभी पूरी होगी जब आला कमान चाहेगा। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जरूर चाहते होंगे कि वो सांसद बने। कुछ एक ऐसे हैं इस क्षेत्र के जो कभी विधायक रहे, कभी जिला पार्षद रहे, ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र में जो सांसद मटेरियल हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अब एकजुटता की कमी है या क्या बात है, अंदरूनी उठापटक है। अब ये तो देखने वाली बात होगी समय आने पर। लेकिन जो मांग है जनता का, क्योंकि हम लोग तो वही दिखाते हैं जो जनता का मांग होता है। जनता का मांग यही है कि वो घर का बेटा हो, जो भी यहाँ का अगला नेता हो। कहने का मतलब कि नवादा का लोकल आदमी हो। तो यदि आला कमान तक हमारा बात पहुँचता होगा तो वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हम लोग अभी पूरा नवादा घूम रहे हैं और ऑल एंड एवरेज जो बात उठ के आई है वो यही है कि लोकल इस बार जो 2024 का चुनाव होगा उसमें कैंडिडेट इन्हें लोकल चाहिए। यहाँ तक इन्होंने कहा कि कुछ यदि आएंगे तो पथरावो कर देगा। हाँ, विरोध जो है बहुत ज्यादा है। नवादा में स्थानीय सांसद की जो मांगे हैं, जो वीडियो मतलब कल सुबह का जब वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको सीधे सीधे जो लोग होंगे सीधा देखिएगा किस तरह से सांसद का विरोध करते हैं। अभी हम लाइव आने का मेरा मकसद यही था। हाँ, इस लाइव से, ठीक है, इस लाइव से हम अभी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी रिव्यू लेने नवादा टाउन के अंदर भी आ रहे हैं। तो भगत सिंह चौक, गांधी स्कूल के सामने और प्रजातंत्र द्वार के पास आप सब देखते रहिए इस चैनल को। बहुत जल्द आपका रिव्यू लेने कि आप क्या चाहते हैं, शहर के बासिंदे भी क्या चाहते हैं, ये हम जरूर कवरेज करेंगे और हम आप सब से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि टाउन के अंदर की जनता क्या चाहती है। और जैसा कि नल जल में जो हमें भी गंगा जल की शिकायत आई है हमारे पास कि गंगा जल योजना में भी गड़बड़ी हुई है, बहुत तरह का गड़बड़ी का शिकायत है। तो उन सब के मुद्दे पे, चाहे जो केंद्रीय विद्यालय खोला गया था, कहाँ पे गड़बड़ी हुई, दिनों का केंद्रीय विद्यालय बना था यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय। बड़ा दुर्भाग्य है नवादा की धरती को, मतलब जितने भी सांसद यहाँ पे आए, कुछ लोगों द्वारा पता चला कि यहाँ पे 1 दिनों का सेंट्रल स्कूल बनाया गया था। आप खुद समझिए, यहाँ के स्कूल खुला, एक दिन क्लास भी हुई, क्लास भी हुआ, मगर फिर अगला दिन ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देके उसको बंद कर दिया। और यहाँ के कोई सांसद इसके लिए आवाज भी नहीं उठाया। और सुन लीजिए, वही एक जगह नहीं था। सांसद महोदय चाह लेते तो 1 हफ्ता के अंदर दूसरा जगह पर भी उसका निर्माण करने का जाहिर सी बात है। अगर उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा का बढ़ावा नवादा को मिले। क्यों, जगह की थोड़ी ना कमी है, कोई कमी कहीं पे भी आप जा सकते हैं। मगर दुर्भाग्य ये नवादा के लोगों की है कि सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। हाँ। बाकी आगे भी हम आपको चंदन जी को ये लोग ढूंढते हैं तो आखिर ढूंढे कहाँ? नवादा में तो वो रहते नहीं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक इनका एक्सेस नहीं, तो आखिर कहाँ ढूंढा जाए यहाँ के सांसद को? जब चंदन बाबू मिलेंगे तो हमारा सवाल उनके लिए तैयार है। हम सवाल जरूर करेंगे चंदन जी से, क्योंकि यहाँ के जनता का वो सवाल है, वो सवाल हमारा नहीं है। लेकिन अभी रिव्यू का दौर जारी है, हम जनता के बीच आ रहे हैं और पूरे नवादा लोकसभा का भ्रमण करेंगे। तो आप सब बने रहिए और इसे शेयर करते चलें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे हमेशा नवादा लोकसभा, मुंगेर लोकसभा, जमुई लोकसभा और छपरा लोकसभा, बेगूसराय लोकसभा के साथ साथ बिहार के अलग अलग लोकसभाओं में हमारा ये दौर जारी है और दिखाएंगे बिहार की जमीनी हकीकत और बिहार के लोगों का कितना विकास हुआ है, कौन शासन ने कितना काम किया है और कौन नहीं किया है। यहाँ की जनता से भी सवाल होगी और जवाब जनता भी देगी। चलिए, आप सब दूसरे जिले के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हम उस जिले में भी आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग प्लानिंग करके आपके शहर भी जरूर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।